हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा नीली, जिसके लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से मर गया था। उन्होंने अपनी एक ही कृति से इतनी प्रसिद्धि पाली थी और ये एक कृति उनकी थी मधुशाला। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य किया है। छायावादोत्तर काल के कवि एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 एक अन्य स्थलों पर आपने दी है। बाकी एक विशेष कवि के रूप में राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी सराहना मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जॉन पेस नामक कवि के समग्र जीवन पर आपने की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि सोवियत पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार जान क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां भी लोगों की जुबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, तरंगिनी, मिलनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या करूं, नीर का फिर से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक की 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा है। दो में से लिया गया है। बच्चे की प्रथम का नाम श्यामा था, सही एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी न होकर जी की थी, जो सेवा करते ली गई थी। बच्चन जी का श्यामा की पतिव्रता, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभय निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय रहता था। श्री हरिवंश राय जी अपने बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को लेकर बैठे रहने वाला नहीं था। मुझे बीमारी से डर ही नहीं लगता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को और कुछ आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब भी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मतलब गांधी जी ने के कहे अनुसार लेखक का मानना था कि जो हमारा शरीर मिला है हमें, वो भगवान की एक अमूल्य भेंट है और उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम बड़े अपराधी हैं और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। इस नाते जब भी लेखक को छोटी मोटी बीमारी होती तो वो अपने शरीर को दंड देने के लिए उससे और भी ज्यादा काम करते, मतलब खुद बहुत ज्यादा काम करते। मुझे बुरे भट बुखार में
अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और भी जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है और गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। मतलब लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जब मुझे बहुत तेज बुखार होता तो भी मैं अपनी रात की ट्यूशनों में जाता और ट्यूशन में पढ़ाते वक्त मैं ये जो बुखार की गर्मी थी वो मुझ में और भी जोश भर देती थी। लेखक का मानना है कि बीमार पड़ने का गरीब को कोई हक नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी से अपना घर चलाता ही तो अमीरों के हरमजदगी है। मतलब कि अमीरों के शौक या उनके ही हिस्से आना चाहिए, गरीबों को तो उससे डरना चाहिए, ना ही अपने पीछे लगाना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि लिखने में तो ये बीमारियां और बुखार मुझे और भी सहायक होता, मतलब मेरी मदद करता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिनसे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। मतलब कहते हैं कि बुखार की आग से जैसे कि मेरा हृदय ही गल जाता और पिघल कर ढल जाता और मुझे लिखने में सहायक होता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार और विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। मतलब कि शरीर जो था वो भट्टी की तरह जलता बुखार में, पर ये जो भट्टी है, भट्टी रूप शरीर है, वो विचारों को, भावों और कल्पना को उबाल देता। मतलब कि और भी क्लियर और भी कल्पनाओं को पैदा करता और लिखने में उनकी सहायता करता। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। मतलब कि अगर उन्हें थोड़ा सा बुखार होता तो वो अपने सारे काम बहुत आसानी से कर सकते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। मतलब थोड़े से बुखार की तो वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब यह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। मतलब बुखार उनके कार्य में बाधा न बनकर उनका सहायक बनता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं शांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े ही लिखी थी। लेखक कहते कि अपनी दो बड़ी बड़ी कविताएं मैंने प्लूरिसी, मतलब एक बीमारी है तो उस बीमारी के काल में ही मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही लिखी थी। मतलब बुखार में या बीमारी के समय वो बहुत अच्छे से या और अच्छे से काम कर पाते थे। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। लेखक कहते कि जब मैं जवान था तब मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत थी कि मुझे बीमारी पराजित नहीं करती थी, मैं बीमारी को पराजित कर देता था। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार शुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मतलब कि लेखक ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर बीमार होने के बावजूद भी अगर आप काम करते रहोगे तो कोई बीमारी उसके आगे टिक नहीं पाएगी। यह बुखार मामूली न था, पर अब लेखक की उम्र हो चुकी थी। जवानी में तो वो किसी भी बीमारी को अपने सामने टिकने नहीं देते थे, पर अब की बार जो उन्हें बुखार आया था वो मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको
दे गया था। मतलब लगातार 9 महीने से लेखक बीमार थे और सबसे बड़ा विध्वंसक झटका उन्हें मिला था कि इस बुखार में उनकी सेवा करते करके उनकी पत्नी जो श्यामा है उसकी मृत्यु हो गई थी। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। लेखक इतने बीमार थे कि वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, परंतु ट्यूशन जाकर अपनी घर की जरूरतों को पूरा करते थे, क्योंकि उसकी आमदनी की मतलब उसकी कमाई की उन्हें जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक जो किताबें लिखते थे उसकी बिकाई से जो मिलने वाला पैसा था वो नियमित नहीं था। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था। मतलब लगातार कितने 9 महीनों से लगातार बुखार आ रहा था। अब उनसे पहले की तरह ट्यूशन भी नहीं जाया जाता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। मतलब सुबह के वक्त उन्हें बुखार नहीं आता, सिर्फ शाम को आता। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बांटू, एक होम्योपैथ कर रहा था। मतलब होम्योपैथी की दवाई वो ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तपेदिक भी एक बीमारी का नाम है, और लेखक सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसी बीमारी हो गई है तो एलोपैथी की दवाइयाँ तो मेरे बूते के बाहर है। मतलब मेरे पास उस उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, या इसका इलाज करने की मेरी हैसियत नहीं है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। मतलब सरस्वती बैठी थी का मतलब है कि जो बोला है वो सच हो गया है। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में जबर मुक्ति नहीं जानी है, पर मेरी श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। लेखक की पत्नी जो थी वो 6 महीनों से 6 सालों से बीमार थी, परंतु इनकी बीमारी की वजह लेखक का यह बुखार ही था। उनकी बीमारी, लेखक की बीमारी उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। मतलब श्यामा के अलावा लेखक की बीमारी के बारे में किसी को और को पता नहीं था, और श्यामा अपने आप को संभालने लगी थी, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मतलब उनकी पत्नी जो है उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाने के लिए कहती है। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब लेखक ने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मतलब कि हथियार, कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। श्यामा जानती थी कि लेखक डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन इतनी महंगी दवाई करवाने के उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु भी दवाई करवानी भी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि वो खाना नहीं खाएगी जब तक वो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को पता चल गया था कि शायद बच्चन जी को क्षय मतलब कि टीबी की बीमारी है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने दवाई लिखकर आराम करने के लिए सलाह दी। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्योंकि जो दवाइयाँ उन्हें लिखकर दी गई थी वो बहुत ही महंगी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें यह नुस्खा मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने
केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। अब लेखक सोचते हैं कि क्या मेरी मौत का समय निकट आ रहा है, क्या मेरी जिंदगी या मेरा जीवन इतना ही छोटा था, बस इतने ही दुख और संकट उठाने में संसार में आ गया था। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। ये जो पंक्तियां है वो उनकी कविता मधुशाला की पंक्तियां है कि स्वागत से ही, मतलब जैसे ही मैं आया वैसे ही विदा लेने की मैंने तैयारी देखी, और बंद होने लगी खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मतलब मेरा जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और शुरू होते ही वो बंद होने की तैयारी कर रहा है। मतलब जो मेरे जीवन की मधुशाला, मेरा जीवन अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, उसका अंत निकट है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? मतलब लेखक सोचते हैं कि मैंने ये कविता लिखकर क्या अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही लिख दी थी क्या? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? सबसे वेदक प्रश्न उनके लिए था कि अगर वो मर जाएंगे तो क्या श्यामा के नसीब में विधवापन भी लिखा हुआ है क्या? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। लेखक कहते कि मरना तो मेरे लिए बहुत आसान था, उससे मुझे डर भी नहीं लगा, पर मरने से पहले जो जीना है, जीने के लिए जो कोशिश करनी है, वो मुझे कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? मतलब लेखक कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, अगर आराम करूंगा तो ट्यूशन स्कूल सब बंद हो जाएगा, इनकम या आय होगी नहीं, तो घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उसकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। लेखक सोचते हैं कि मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, महंगी महंगी दवाइयाँ, और उस पर कर्जा भी बहुत सारा है, तो मैं इस तरह आराम करूंगा तो ये सब कैसे होगा? श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो वो कांप उठी। जब श्यामा को पता चला कि हरिवंश राय जी को क्षय की मतलब कि टीबी की बीमारी है, तो वो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। श्यामा अपने आप को संभाल लेती है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। माता पिता जो है हरिवंश राय जी के, उनको जब ये पता चल जाता है उनकी बीमारी के बारे में, तो उनको तो लकवा मार जाता है, पर उनके पिताजी जो अभी भी धैर्य रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम घर बेच देंगे पर तुम्हारा इलाज जरूर करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। शालिग्राम जो कि हरिवंश राय जी के भाई थे, वो अपनी असमर्थता पर एक उसास लेकर वहीं पे रह जाते हैं। असमर्थता मतलब कि वह अपने भाई का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से जो कुछ रुपए पड़े थे उनसे दवाइयाँ मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। मतलब डॉक्टर ने लेखक को निश्चिंत मतलब चिंता मुक्त होकर आराम करने के लिए कहा था, पर लेखक कहते हैं कि जब हम रोजमर्रा के काम करते हैं तो हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम अपने लिए सोचने या चिंता करने का हमारे पास वक्त नहीं होता है। पर अब तो वो बिल्कुल बिना काम के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। मतलब कि अब खाली दिमाग जो होता है, जैसे कि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अब बिस्तर पर लेटे लेटे उनको तरह तरह की चिंताएं हो रही थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अपने सिर पर चढ़े हुए कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की मेरी किस्तें तो जानी ही चाहिए।
उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मतलब कहते हैं लेखक कि मैं जीऊं या मरूं, मेरा इलाज हो या न हो, पर मैंने जो कर्ज लिया है उसकी किस्त या उसका जो हफ्ता है वो तो ज़रूर जाना चाहिए। उसके साथ मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा, उसकी किस्तें नहीं भरूंगा, तो मैं तो मरने से पहले ही मर जाऊंगा अगर मेरी साख या मेरी इज्जत चली गई तो। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। मतलब कि श्यामा मेरे मन के अंदर के विचारों को भी जान सकती थी। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? श्यामा मेरे मन के भावों को समझ जाती है और कहती है कि किस बात से चिंतित हो, और इस तरह चिंता करोगे तो तुम्हें दवा लाभ नहीं पहुंचाएगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। कहते हैं कि मुझ पर 400 रुपया ट्रैक्ट सोसाइटी का और 100 रुपया दूसरे मित्रों का कर्जा चढ़ा हुआ है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। श्यामा ने जो लेखक को उत्तर दिया इस प्रश्न का या इस वाक्य का, वो लेखक को झकझोर गया और वो उठ खड़े हुए और उसे ध्यान से देखने लगा। तो श्यामा ने क्या उत्तर दिया था? तो श्यामा ने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मतलब कि उसने इस वाक्य को बोलने से पहले बहुत ताकत जुटाई होगी कि आपके मरने के बाद मैं कर्ज उतार दूंगी, मुझे चिंता मुक्त रखने के को वह क्या नहीं कर सकती। कहती है कि आप अपनी इज्जत की या साख की चिंता मत करो, आपका कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी उतार दूंगी, आप अभी पहले चिंता मुक्त हो जाइए। तो यह बात कहने से पहले उसने अपने दिल पर पत्थर रख दिया होगा और सोचते हैं कि मुझे चिंता मुक्त रहने के लिए ये औरत क्या नहीं कर सकती। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। श्यामा की इस बात को सुनकर लेखक सोचते हैं कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया है, वो तो बहुत ही गलत है। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। अब लेखक को ये अनुभव होता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद बेचारी श्यामा मेरा कर्ज उतारने की चिंता करेगी। मैंने जीवन भर उसे कुछ भी सुख नहीं दिया और मरने के बाद भी उसे दुखी करूंगा, तो उसको मुझे अपने लिए नहीं पर उसके लिए भी जीवित रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मतलब लेखक सोचते हैं कि नहीं, मैं श्यामा के लिए कर्ज छोड़कर और चिंताएं छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे जीना ही पड़ेगा अपने लिए, ना सही श्यामा के लिए मुझे जीना पड़ेगा और मैं जीऊँगा। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। लेखक कहते हैं कि मैंने सिर्फ 15 दिन की एलोपैथी की दवाई ली, बटुआ खाली हो गया, सारे पैसे खर्च हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, मतलब पिताजी काम करने जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। मतलब लेखक नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी कहीं काम करने को जाए। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। मतलब उनके माता पिता की मृत्यु उनके घर में नहीं हुई थी। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया, मतलब कि
अब लेखक के पास इलाज के पैसे नहीं थे, पर एक और रास्ता था उनका इलाज करने का, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंता ये समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मुझे जीवित रहना है, यह संकल्प के कारण उन्हें बल मिला और जीवित रहने की आशा भी मिली। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। लेखक जब मुखर्जी के पास जाकर कहते कि आपका इलाज महंगा है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपने नफट और खराब स्वभाव के साथ ही कह दिया कि अगर पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। मतलब जब डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, तब उनके लिए अपना इलाज करवाना एक चुनौती बन गई थी। और लेखक कहते कि चुनौतियों से ही मुझे बल मिलता है। यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते ना, तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यह एक आयुर्वेदिक इलाज है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बात लेने का विधान था। मतलब ठंडे पानी टब में भरकर उस टब के अंदर बैठना और सिर्फ बात लेना। एलोपैथी में जब क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था, कुने के इलाज में चिकना मना था। मतलब एलोपैथी का और आयुर्वेद का यह दोनों इलाज एक दूसरे से विपरीत था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। मतलब कि इसमें कोई दूध, घी या मक्खन ऐसी महंगी चीजों को खाना नहीं था। सिर्फ सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि सब खाना था। तो लेखक कहते हैं कि इलाज भी सस्ता और खाना भी सस्ता और मेरी स्थिति के अनुकूल था। और काम काज साधारण किए जाना है, मतलब थोड़ा बहुत काम भी कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। मतलब आयुर्वेद के अनुसार शीर्ष बात लेते थे और वही खुराक लेते थे। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला, उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे पीछे चली। मतलब श्यामा ने जीवन भर लेखक के कामों में या उन कभी विरोध नहीं बनी है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू, एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को कील दिया और वह एक उंगली भी दुखने की शिकायत न की। मतलब लेखक कहते हैं कि श्यामा ने अपने निश्चय से मेरी हिम्मत भी बढ़ाई थी और जितने दिन मेरा इलाज चला उतने दिन खुद बीमार थी तो भी कभी मुझसे एक उंगली भी दुखने की शिकायत नहीं की। मतलब उसने अपनी बीमारियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था और हमेशा मेरी बीमारी के इलाज में मेरी सहायता कर रही। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया था, उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। मतलब कि श्यामा ने जो अपने
आप पर नियंत्रण किया था और अपने आत्मनिग्रह मतलब अपनी आत्मा का मोह या अपने जीवन का मोह और अपनी छोड़ दिया था और अपनी इच्छा बल से मतलब कि लेखक की बीमारी को दूर करने का जो इच्छा बल उसके अंदर था, जो हठ और जिद थी उसके अंदर, उसकी उसे बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मतलब उसको उस अपने जीवन को त्याग कर उसका मूल्य चुकाना पड़ा था। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, मतलब लेखक ने ठीक होकर जब पहली बार भोजन किया 1936 के 15 अप्रैल के दिन, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। मतलब जैसे ही जिस दिन लेखक ठीक हुए उसी दिन वो चारपाई पर गिरी, मतलब वो बीमार हो गई और फिर न उठी, मतलब फिर वो कभी ठीक नहीं हुई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा था। मतलब लेखक और उनकी पत्नी पिछले 18 महीनों से बीमार थे। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष विजयी हुआ। मतलब बीमारी में लेखक तो बीमारी से मुक्त होकर अपने जिंदगी की लड़ाई को जीत गए, परंतु उनकी सेवा करते हुए श्यामा मर जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब कि लेखक की बीमारी की चिंता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी।